हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिप चैनल। दिस इज़ निशा। फाइनली आप लोगों की डिमांड पर यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर जो कि 2022 के साइंस ग्रुप का है, हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको पता ही होगा कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ये आपका सेकेंड पेपर का सेक्शन बी है, तो हम लोग इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट साइंस ग्रुप के हैं वो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अपकमिंग डेज़ में हम लोग ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और जो ये पीडीएफ है ये हमारे पेड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अब देखें, ये पेपर एक्चुअल में हमें हिंदी में ही अवेलेबल हो पाया है, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप लोगों को बाइलिंगुअल बताते चलें। एंड आफ्टर दैट आपको स्टिल किसी टर्म में कोई इशू होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वहाँ हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की ये क्लास। पहला क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में कि काई की अवस्था क्या होती है। तो देखिए, बेसिकली जो हम लोग जानते हैं पौधे, ठीक है, पौधे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक वो पार्ट जो फूल, बीज और पत्तियां उत्पन्न नहीं कर पाता, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। और जो ये सब उत्पन्न कर लेता है उन्हें हम लोग कहते हैं फैनेनोगम्स, ठीक है। तो शैवाल को क्रिप्टोगम्स के जो थैलोफाई वर्ग में रखा गया है। शैवाल को क्रिप्टोगम्स के थैलोफाई वर्ग में रखा गया है। और जो स्टडी ऑफ अलगाई होता है उसे हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल क्या एक सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे पौधे करते हैं उसी तरह ये भी, और अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, प्लांट्स की ही एक ग्रुप में आते हैं। ये नम भूमि, ताज़े एवं लवड़ी जल, वृक्षों की छाल, नम दीवारों पर, पहाड़ों, पेड़ों व हरी भूरी या काली वाली परतों के रूप में मिलते हैं। तो जो काई की अवस्था होती है वो होती है एल्गी या शैवाल। प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो बहुलक क्या होता है, छोटे छोटे अणुभार वाले एकलक को मिलाकर जब हम एक श्रृंखला बना लेते हैं ना, तो वो बन जाता है बहुलक। अब बहुलक भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है प्राकृतिक बहुलक। तो जो बहुलक सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक के जो एग्जाम्पल्स है वो होते हैं प्राकृतिक रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज और भी चीज़ें। तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन के एकलक बहुलक से मिलकर के बना होता है आइसोप्रीन, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2CH, डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन मीन्स न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई, और जैसे हम यूरेनियम मान ले, इस पे जब हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये दो लाइट न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, साथ में इसके 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 54 काला पानी बुखार किस रोग की एक अवस्था है? तो काला पानी बुखार मलेरिया रोग की एक अवस्था है। क्या होता है इसमें? काला पानी बुखार मलेरिया रोग में होने वाली एक अवस्था है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है वो ब्लड फ्लो में फट जाती है और हीमोग्लोबिन को सीधे ब्लड वेसल में छोड़ देती है, जो लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्या है? पहला बीज युक्त पौधा कौन सा था? तो पहला बीज युक्त पौधा जो है वो है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, शुक्राणु या अंडाणु सबसे बड़ा किसमें होता है? तो आवृत बीजी में शुक्राणु या अंडाणु सबसे बड़ा होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वो घेंगा होता है। क्या हो जाता है इसमें? इस रोग में गले के पास जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन पाया जाता है आपके tRNA में। नेक्स्ट 59 क्या है? गेहूं के किस भाग में भोजन का भंडारण होता है? तो गेहूं के भ्रूणपोष भाग में भोजन का भंडारण होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट होता है। कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है ये ग्रेफाइट होता है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ये एक समझिए हेक्सागन टाइप बनता है। और हर कार्बन अपने पास के 3 कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। इस तरह से ये आपका बनता है। तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो होता है ग्रेफाइट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, वो क्या वो क्या है, बहुलक क्या है? तो बहुलक जो होता है वो होता है पॉलीथीन। इन ऑप्शंस में थे। पॉलीथीन क्या होता है, जब हम एथिलीन को गर्म करते हैं तो अणु आपस में, एटम्स क्या होते हैं, आपस में संयोग करके मतलब उच्च अणुभार मतलब हायर एटॉमिक नंबर वाला एक मिश्रण बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, गंबूसिया किसका शिकार करती है? तो गंबूसिया जो है वो गंबूसिया एक मछली होती है, वो क्या करती है, पानी में मौजूद मच्छरों के लार्वा का शिकार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 63, निम्न में ऊतक स्तर की व्यवस्था नहीं है। तो देखिए ये भी दृढ़ ऊतक है, ये भी मृदु ऊतक है, ये स्थूल कोण ऊतक है। तो जो स्पंज है ये ऊतक की स्तर में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब 64 में क्या कह रहा है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो देखिए ये सीजीएस क्या है, ये एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म है यूनिट्स के। सेंटीमीटर का आप सब ने पढ़ा होगा क्लास 9th से ही, ये सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म यहाँ सी ले लिया, ग्राम का शॉर्ट यहाँ पे जी ले लिया, और सेकेंड का शॉर्ट यहाँ पे एस ले लिया। तो यहाँ पे सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। अगला कह रहा है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई एक ढाल रोड होती है जैसे, तो वहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल से ऐसे बॉल भी अगर या पत्थर भी सरका दें, तो बस यहाँ पे हल्का सा लगा देंगे फोर्स, तो ये धीरे से सरक जाएगी। लेकिन जब हम किसी पत्थर को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, आप सबको पता होगा कि ग्रेविटी जो एक होती है वो हर बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है। अब सपोज करिए आप आगे की तरफ जाने की कोशिश करें और कोई आपको पीछे खींच रहा है, तब भी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो उसी तरह अगर किसी पत्थर को हम ऊपर खींच रहे हैं और ग्रेविटी उसको ऑलरेडी नीचे फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। तो ये भी गलत हो गया। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, ये भी गलत। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा में कम होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? तो हम लोग न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है वो जानते हैं। यहाँ पे लगेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। ये कब लगता है, जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। लेकिन जब हम कहीं से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो चेंज हो जाता है जी में, और एस चेंज हो जाता है एच में। क्यों? क्योंकि ए जो है वो किस में बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एस, ये जो डिस्टेंस होती है ये चेंज हो जाता है हाइट में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से, जब भी ये कहे मुक्त रूप या फिर फ्रीली फॉल, तो उस टाइम हमारा u की वैल्यू हो जाती है 0। तो बचा क्या, v² = u², सॉरी u की जगह हमारा हो जाएगा 0 + 2gh। देन v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2gh, और फिर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। √2 g की वैल्यू यहाँ देखिए दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ 10 हो गया, h हमें दिया नहीं है, तो कितना हो गया, √20h। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, √20h मीटर पर सेकेंड, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकेंड है और तरंगदैर्घ्य कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो देखिए वेग यानी कि वेलोसिटी दे रखा है 700 मीटर पर सेकेंड, और साथ में तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 35 सेंटीमीटर। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमें ध्यान देना चाहिए कि वहाँ हर एक टर्म्स की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो हमेशा सेम ही सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे MKS, CGS या FPS या SI किसी एक में होनी चाहिए। दो डिफरेंट होगा तो किसी एक को दूसरे में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, तो इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं v = f लैम्डा, तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, v/λ। तो v हमारा क्या है 70, लैम्डा हमारा 35 × 10⁻⁻², 35 × 2 = 70, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा
सॉरी ये 700 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 20, तो 20 और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +2, तो यहाँ पे जब हम इस 10 टू द पावर 2 को खोलेंगे तो 2 0 और जोड़ दिए, कितना आ गया 2000 हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 2000 हर्ट्ज वो सही है। नेक्स्ट क्या है, रेडियो तरंग का वेव कितना होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव वो जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट, सुपरसोनिक क्या होता है, एक साउंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए, हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की, तो ये गलत है। रिक्टर जो होता है वो भूकंप आने पे जो हम लोग मेजर करते हैं जिससे, वो रिक्टर होता है। नॉट होती है गति की स्पीड, यहाँ पे साउंड की गति की पूछ रहा है, तो ये भी गलत। मैक जो होती है वो होती है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट। अब नेक्स्ट क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल का हम लोग जानते हैं कि 3 तरह की होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है, एक डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन। तो कुछ वो इस तरह से होता है, यहाँ आपका होता है हिमांक और यहाँ होता है क्वथनांक, ठीक है। तो हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पे 273 केल्विन होता है, और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और केल्विन में 373 केल्विन। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल पे पानी का क्वथनांक, तो क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस होता है तो फोकल लेंथ हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है +20 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा हमारा यू क्या होता है, निगेटिव होता है -30, और छवि मतलब इमेज पूछ रहा है तो वी क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/f = 1/v - 1/u, हमें ये निकालना है, तो -1/u इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/f + 1/u = 1/v। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 1/u, u कितना है -30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20 - 1/30, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, और ये 20 3 × 60, 3 1 = 3 -3 2 32 × 60, 2 1 = 2, 1/60। ये हमारा आई है 1/v की वैल्यू, तो v कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है 60 सेंटीमीटर। अगला 72 क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी कहते हैं, उसको नापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। 72 का आपका सी सही है। नेक्स्ट है 73, क्या लिखा है, यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश Q प्रवाहित धारा होती है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम में प्रवाहित धारा I की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका डायरेक्ट विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला कह रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्लास 11th का है, V = W/Q। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनंत मतलब इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो काम करते हैं उसे ही कहते हैं विभवांतर। तो V = W/Q। यहाँ पूछ क्या रहा है, किया जाने वाला कार्य, यानी कि W पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा V × Q। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और Q कितना है 5 कूलम, कितना हो गया 12 5 = 60 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी जो 60 जूल है वो हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत मतलब रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का डिस्कवर किया था, ठीक है।
नेक्स्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ये मतलब एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम भी बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए यूरेनियम का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। अगला है क्रॉम्पटन प्रभाव में से किस निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए क्रॉम्पटन क्या होता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट, जब एक्सरे किसी मैटर पर पड़ता है तो पहले उसकी जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है वो बाद में क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे सपोज करिए कि हमने ये एक मैटर है, इस पे एक्सरे को डाला, ठीक है, तो मानिए कि ये जो एक्सरे है इसका पहले जो भी लैम्डा रहा होगा, इस मैटर से गुजरने के बाद इसका लैम्डा जो है वो बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो घट जाती है, यही कहलाता है क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो निम्नलिखित में से किस में होता है? एक्स किरणों में, एक्स रेज में होता है। अगला 78 क्या कह रहा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो पहले तो देखिए ये लिखा था कैसे, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2 और ट्राइटियम होता है 1H3। तो इनके देखिए ये जो है आपके एटॉमिक नंबर ये सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप। यानी कि आइसोटोप क्या होता है? जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो पहला क्या लिखा है? एवोगैड्रो का कानून, मतलब एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि एक ही टेम्परेचर और प्रेशर में सभी गैस के बराबर अमाउंट में अणुओं की समान संख्या होती है। तो ये तो सही है, एवोगैड्रो का यही रूल कहता है। बायल्स लॉ क्या कहता है कि गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी सही है। तीसरा क्या है? संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, ये भी सही है। अगला क्या कह रहा है? हुंड का नियम, क्या लिखा है? परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, ये जो कि ये गलत है और हमें गलत वाला ही बताना है, यानी कि उस पर करेक्ट निशान लगाना है। हुंड लॉ क्या कहता है? हुंड्स लॉ कहता है कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि पहले हम क्या करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, देन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियल फिल इलेक्ट्रॉन में फिर से इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा उपकक्षा जो होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर कक्षक, ठीक है। तो ये होता है हमारा sp-df और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। कक्षक क्या होते हैं कि कितने ऑर्बिटल है? 1, 3, 5, 7। अब जैसे कि अगर यहाँ पे आपसे कोई 8 ऑक्सीजन कह दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4। ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा? p कक्षा में यानी कि है, तो p कक्षा में, उपकक्षा में, कक्षा कितनी ऑर्बिटल? 3 है, यानी कि हमारे 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम एक एक तीनों में भर लेंगे, फिर जो लास्ट वाला बचा वो लास्ट में। तो हुंड यही कहते हैं कि हम पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को पार्शियली फिल्ड में एक एक फिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो आपके नहीं है वो है कैडमियम, क्योंकि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जो होते हैं वो पेनिट्रेटिंग रेज एमिट करते हैं और इसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट, फॉस्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये उसका है। हम लोग जानते हैं P4 को जब हम लोग कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको पानी भी साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें मिलता है PH3 साथ में 3NaH2PO2। तो यहाँ पे देखिए P क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे P4 था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए जो आपका ऑक्सीजन है वो बढ़ गया है, बढ़ के हो गया है 2। यहाँ O1 था, यहाँ O2 है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। तो यहाँ हमें क्या 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 मिल रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। ये हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर लिया तो उसमें भी बताया था कि हमारे जो ब्लड, जो शरीर का ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा 7.4 होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 7.0 से लेके 7.8 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। तो देखिए क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज जब उसकी पीएच वैल्यू 3.1 होती है तब वो कलर रेड होता है, और जब उसकी पीएच वैल्यू 4.4 होती है तब उसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है, यानी कि 3.1 से लेकर के 4.4 तक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 85, कौन सी गैस चूना पानी को दुधिया बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूना पानी को क्या कर देती है, दुधिया मतलब वाइट कलर में कर देती है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो C2H6 जो है वो आपका, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा बन गया C2H6। देखिए इन सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एल्केन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। यहाँ पे C2H6 में सिंगल बॉन्ड है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एल्केन सही है। नेक्स्ट 87 क्या कह रहा है, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है। तो पेप्टाइड बंध का निर्माण जो है वो अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सन के रूप में जाना जाता है निर्जल जब होता है। अगला क्या है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है। तो हम लोग जानते हैं प्योर गोल्ड कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट। लेकिन अगर कहीं पे 18 कैरेट है और जो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है उसमें सब हम लोग यूज़ तांबे का करते हैं, ठीक है। तो जो 18 कैरेट है उसमें क्या होता है, तांबा थोड़ा कम हो जाता है, तो चांदी कितना मिलता है, 25% हमारी इसमें चांदी का प्रतिशत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, मैग्नेटाइट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 91, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो ये होता है आपका, इससे कैंसर होता है। अगला 92 क्या कह रहा है, भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का, क्योंकि इसका एक नेचर होता है स्लिपरी नेचर। क्या होता है, मशीनें लगातार बहुत टाइम से काम करते करते क्या होता है उसमें घर्षण बढ़ जाता है, प्रॉपरली काम नहीं करता, उनमें जंग लगने लगते हैं, रस्ट, ठीक है। तो उसको प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका एक बेस्ट नेचर होता है स्लिपरी नेचर। नेक्स्ट 93 क्या कह रहा है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन को हम लोग मर्मिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट 94 क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो वो फेज होता है आपका, स्टेप जो है वो एनाफेज। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो कोशिका में लाइसोसोम जो है वो पाचन थैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। तो वो होती है पैरेन्काइमा। अगला 97 क्वेश्चन नंबर क्या है, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया जिसे हम लोग कहते हैं, ये किसके कारण होती है। तो ये होती है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। अगला 98 क्या कह रहा है, टेक्साफेन कीटनाशी डैश के रूप में कार्य करता है। तो टेक्साफेन कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 99, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। तो देखिए कीटों के पास क्या होता है, फेफड़े नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, तो ये लेते हैं आपके ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा श्वास, ठीक है। अगला 100 क्या है, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है। तो देखिए क्या होता है कि शाकाहारी की जो आंत होती है वो बड़ी होती है और मांसाहारी की आंत छोटी होती है, यानी कि शाकाहारी के कंपैरिजन में मांसाहारी की जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं। तो और मनुष्य की आंत सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए खरगोश शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, तो छोटी किसकी हो गई, शेर की, और सबसे छोटी आंत पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी
सही है। तो देखिए आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, और जो भी यहाँ नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अपकमिंग हम लोग ऐसी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। थैंक यू।